हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माइस। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं एसएससी जीडी की, और इसमें आपके चारों सब्जेक्ट की हम जो है आपके प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। पीछे के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो अभी हाल फिलहाल तो रीजनिंग की क्लासेस ही शुरू कर रहे हैं, 4-5 दिन बाद आपकी बाकी के सब्जेक्ट की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो अभी आपको पता है कि थोड़ा सा आपका पैटर्न भी चेंज हुआ है। पिछली बार आपके 100 क्वेश्चन आते थे, वो आपको 90 मिनट में करने होते थे। इस बार आपके 80 क्वेश्चन है, वो आपको 60 मिनट में करना है। ठीक है। तो पहले आपका क्या होता था कि चारों सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आते थे, और अब चारों सब्जेक्ट के आपके 20-20 क्वेश्चन आएंगे। 20 रीजनिंग के, 20 मैथ के, 20 जीके के और 20 हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपको चूज करना है। और इस बार एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो टोटल क्वेश्चन आपके 80 हैं, टोटल मार्क्स आपके 160 हो जाएंगे, और आपका टाइम जो है वो आपको 60 मिनट मिलने वाला है। तो बस ये थोड़ी सी क्वेश्चन की संख्या कम की है, हालांकि पैटर्न आपका वही है, क्वेश्चंस का लेवल वही रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और ये एसएससी जीडी 2018 में आए हुए क्वेश्चन है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित आकृतियों में से उन दो आकृतियों को पहचानें जो स्थान से बाहर हैं और पूरी श्रृंखला को क्रम में करने के लिए जिसमें परस्पर स्थानों का अदला बदल जरूरी है। तो यहाँ पर आपको 5 आकृति दिख रही होंगी, ABCDEF। इनमें से 2 आकृति ऐसी हैं जो अपने स्थान से बाहर हैं। अगर उन दो को हम परस्पर अदल बदल कर देंगे तो ये पूरी एक सीक्वेंस बन जाएगी इन 5 आकृति की। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसी भी एक चीज़ को आप आधार मान सकते हो। जैसे इसमें ये कुछ स्क्वायर जैसा है ऐसा, और इसमें 2 सुई जैसी हैं। ये एक पॉइंट है, एक इधर सुई है पहली आकृति में और एक नीचे की तरफ है। इस तरीके से 2 सुइयाँ बनी हुई हैं। तो अब आप देख क्या पा रहे हो कि जो आपकी हम बड़ी वाली सुई को आधार ले लेते हैं, क्योंकि जो छोटी वाली सुई है वो तो सब में नीचे की ओर ही है, सब में देख सकते हो आप नीचे की ओर है। लेकिन जो बड़ी वाली सुई है वो घूम रही है, तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे पहले इसमें इस साइड है, फिर 90 डिग्री के घूम पर वो नीचे आ गई, फिर 90 डिग्री के एंगल पर घूमकर वो इस साइड में आ गई, फिर वो 90 डिग्री घूमकर ऊपर जानी चाहिए थी लेकिन वो आगे चली गई है। ठीक है। तो इसमें एक्चुअली डी का जो क्वेश्चन था वो कैसा होना चाहिए था, डी का जो डायग्राम है वो एक सुई नीचे है और एक जो है ऊपर की ओर होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें आगे आ गई है। और ई में जो है फिर ऊपर के बाद आगे होनी चाहिए थी जिसमें ऊपर है, और एफ में फिर नीचे आ जानी चाहिए थी। तो A B C और एफ तो सही है, लेकिन डी और ई जो है वो गलत है। अगर इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देंगे तो ये जो हमारी एक सीक्वेंस बन जाएगी, क्योंकि ये ऊपर वाली सुई यहाँ पर होनी चाहिए थी और आगे वाली यहाँ पर होनी चाहिए थी। तो इसलिए हम अगर डी और ई को आपस में एक्सचेंज कर देंगे तो हमारा ये जो पूरा एक सीक्वेंस बन जाएगा। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा कि डी और ई को हमें आपस में अदलने बदलने की ज़रूरत है। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। ये जो आपके जो आकृति वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें से किसी एक एलिमेंट को आप पकड़ो, फिर उसकी आकृति को देखो कि उसमें क्या चेंज हो रहा है। आपका एक एलिमेंट से ही लगभग क्वेश्चन आ जाता है। अगर एक से नहीं आ रहा तो फिर दूसरे एलिमेंट को आप चेक कर सकते हो। जैसे इस पे हमने सिर्फ बड़ी वाली सुई से इसका आंसर निकाल दिया था। अगर बड़ी वाली सुई से इसका आंसर नहीं आता तो फिर आप जो छोटी सुई है उससे हम आंसर निकालते कि उसकी स्थिति क्या है। लेकिन छोटी वाली सुई इस आकृति में जो है एक जगह स्थिर है, तो इसलिए उससे कोई आंसर नहीं आएगा। आपका जो बड़ी वाली सुई है वो घूम रही है, तो उससे आपका आंसर निकालना है कि वो उसमें क्या चेंज हो रहा है उसी हिसाब से। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 5 बंदर हैं A B C D और E पेड़ की एक शाखा पर बैठे हैं। C D के बगल में बैठा है, D E के साथ नहीं बैठा है, E शाखा के बाएं छोर पर बैठा है, C दाएं से दूसरे स्थान पर है, A B के तुरंत दाईं ओर है और B E के दाईं ओर है। A और C साथ में बैठे हैं, केंद्र पर कौन बैठा है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये आपका एक तरीके से पजल वाला क्वेश्चन हो जाएगा, या सीटिंग अरेंजमेंट का भी आप बोल सकते हो। तो हम मान लेते हैं कि कोई एक पेड़ की शाखा है, जैसे ये एक पेड़ की शाखा है और इस पर 5 बंदर बैठे हैं, 1 2 3 4 और 5 बंदर हो गए। तो क्वेश्चन को कहाँ से शुरू करेंगे, सी डी के बगल में बैठा है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू नहीं हो सकता है। डी ई के साथ नहीं बैठा है, यहाँ से भी नहीं हो सकता है। ई जो है वो शाखा के बाएं छोर पर बैठा है, शाखा के बाएं छोर पर बैठा, तो बाएं छोर कौन सा हो गया, ये हो गया। तो ई जो है वो आपका यहाँ पर बैठा है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट लाइन है कि सी दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो दाएं से दूसरे स्थान पर, दाएं से पहला स्थान तो ये है और दूसरा स्थान ये है, तो यहाँ पर क्या आपका सी बैठा है। फिर है कि ए जो है बी के तुरंत दाईं ओर है और बी ई के दाईं ओर है। ए जो है, हम ये एक साइड में लिख लेते हैं कि ए जो है बी के तुरंत दाईं ओर है, तो यहाँ पर बी है तो इसके तुरंत दाईं ओर ए आ जाएगा। और बी ई के दाईं ओर है, बी जो है वो ई के दाईं ओर है, मतलब ये तीनों एक साथ आएंगे। ई बी ए जो है वो तीनों आपके एक साथ आने वाले हैं। तो यहाँ पर ई है तो इसके फिर यहाँ दाईं ओर बी आ जाएगा और बी के दाईं ओर आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इस तरीके से इसको क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है। फिर आगे क्या है कि ए और सी साथ में बैठे हैं, बिल्कुल ए और सी जो है साथ में बैठे हैं।
और इसके अलावा आपका क्या बच गया, एक डी बच गया, जो बचा हुआ वो यहाँ पर आ जाएगा। अब एक बार आप क्वेश्चन को पढ़कर से वापस भी देख सकते हो, आपकी जो सारी कंडीशन है वो फुलफिल हो रही हैं। इसमें क्या है कि सी डी के बगल में बैठा है, बिल्कुल सी डी के बगल में बैठा है। डी ई के साथ नहीं बैठा है, तो डी यहाँ पर है, ई यहाँ पर, दोनों बिल्कुल साथ नहीं है। ई शाखा के बाईं छोर पर बैठा है, बिल्कुल बैठा है। सी दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, बिल्कुल दाएं से दूसरे स्थान पर है। ए बी के तुरंत दाईं ओर है, तो ए जो है बी के तुरंत दाईं ओर है। और बी ई के दाईं ओर है, तो बी ई के दाईं ओर हो गया। और ए और सी साथ में बैठे, तो ए और सी साथ में भी हो गए। तो पूरी जो आपकी कंडीशन है वो ये डायग्राम फुलफिल कर रहा है। अब हमारा क्वेश्चन है कि केंद्र पर कौन बैठा है, तो केंद्र पर आप देख सकते हो कौन बैठा है भाई, ए बैठा है। दो इधर हो गए, दो इधर हो गए, केंद्र आपका क्या होगा, ये हो गया। केंद्र पर कौन बैठा है, ए बैठा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। तो यहाँ पर आपको एक जो है श्रृंखला दी हुई है, WVU, फिर RPQ, फिर MLK, और फिर आपका इसमें आगे क्या आएगा ये आपको जानना है। तो WVU में आप देख सकते हो कि रिवर्स चल रहा है, अल्फ़ाबेटिक जो है रिवर्स चल रहा है। आपको पता है पहले U आता है, फिर V आता है, फिर W आता है। इसी तरीके से RPQ में पहले P, फिर Q, फिर R, यानी कि रिवर्स में चल रहे हैं। यहाँ पर भी KLM, तो ये आपके अल्फ़ाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। तो आगे भी आपको ऐसा ही कुछ देखना है जो रिवर्स ऑर्डर में चले। तो हमें इनको उल्टे से पढ़ना है। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, JHI है, तो इनको रिवर्स पढ़ेंगे तो IHJ। लेकिन ABCD में एक्चुअल में क्या होता है, IJK होता है, ABCDEFGHIJK। तो IJ क्यों होता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें IJK होना चाहिए था। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, JK, I और रिवर्स पढ़ेंगे तो एक्चुअल में होना यहाँ पर ये चाहिए था IJ और K, है ना, KJI होना चाहिए था। फिर दूसरा है आपका IGH भी गलत हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। फिर है आपका IGF, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी आपका क्रम में नहीं है। HGF आपका बिल्कुल सही है, इसको आप रिवर्स में पढ़ोगे FGH, बिल्कुल ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है आपका, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आए तो आप जो इनकी जो है नंबरिंग कर लीजिएगा, उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HGF। ये जो है अल्फ़ाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में आपकी ये जो है चल रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये आपका कथन और निष्कर्ष वाला है। तो इसमें आपकी जो ऊपर की डायरेक्शन है वो आपको पढ़ लेना है एग्जाम में। यहाँ पर आपको पता है कि कौन सा अनुसरण करता है और कौन सा नहीं करता, वो भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन से इनमें से अनुसरण करते हैं, यानी कि फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपका कथन क्या है कि कुछ स्कूटर प्लेन है, तो ये हम कुछ स्कूटर बना लेंगे, और कुछ स्कूटर जो है वो क्या है, प्लेन है। इस तरीके से हमारा डायग्राम बन जाएगा। फिर है कि कुछ प्लेन जो है कुत्ते हैं, कुछ प्लेन जो है वो क्या हो जाएंगे, डॉग हो जाएंगे। उसके बाद बोल रहा है कुछ कुत्ते जो हैं पौधे हैं, जो कुछ आपके जो कुत्ते हैं वो क्या हो जाएंगे, पौधे, यानी कि ट्री हो जाएंगे, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमारा निष्कर्ष क्या है कि कुछ पौधे स्कूटर है, कुछ जो पौधे हैं यानी कि कुछ जो ट्री हैं वो स्कूटर हैं, बिल्कुल नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो पहला तो गलत हो जाएगा आपका। दूसरा है कोई भी प्लेन जो है स्कूटर नहीं है, कोई भी प्लेन स्कूटर नहीं है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ स्कूटर ऑलरेडी प्लेन है, तो कोई भी प्लेन स्कूटर नहीं है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये भी आपका गलत हो गया। और दूसरी बात ये भी ध्यान रख लेना, अगर कथन सारे आपके पॉजिटिव हैं तो उनका अगर निष्कर्ष में कोई नेगेटिव दिया हुआ है आपका कंक्लूजन, तो वो वैसे भी गलत हो जाएगा। तो इसमें नहीं लगा हुआ तो ये वैसे भी आपका गलत हो जाएगा, बिना चेक किए हुए भी आप इसको गलत कर सकते हो। अगर आपके सारे जो स्टेटमेंट या कथन जो है पॉजिटिव हैं और उसका कंक्लूजन या जो निष्कर्ष अगर आपको नेगेटिव मिले तो उसको आप वहीं पर क्रॉस लगा सकते हो। तो आपका निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों ही गलत हैं। तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, ना तो इसमें पहला सही है और ना ही दूसरा, तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा कि न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में एनिमल को जो है INALAM के रूप में लिखा जाता है, और उसी कूट भाषा में सैंपल कैसे लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है आसान सा, पहले आपको क्या लिख देना है, एनिमल लिख लेना है यहाँ पर, ANIMAL, एनिमल लिख दिया। उसके नीचे आपको लिख देना है INALAM। अब आप यहाँ पर देखो कि ये आई है, ऊपर वाले में आई कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर आ गया, एन यहाँ पर आ गया और ये ए यहाँ पर आ गया।
फिर ये एल यहाँ पर, ए यहाँ पर और एम यहाँ पर, इस तरीके से ये आपस में क्रॉस हुए। तो यही यहाँ पर जो जिस तरीके से आपस में रीअरेंज हुए उसी तरीके से आपको सैंपल को करना है। तो आगे हम क्या लिख लेंगे, सैंपल लिख लेंगे, एस ए एम पी एल और ई हमने लिख लिया। तो पहले क्या आएगा, पहले आपका ये देखो यहाँ पर एम आ जाएगा, फिर आपका ए आ जाएगा, उसके बाद आपका एस आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये ई आ जाएगा, पहले ई के बाद फिर एल आ जाएगा और एल के बाद फिर आपका क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। यानी कि एम ए एस ई एल पी, यानी कि ऑप्शन 2 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से कूट भाषा वाले आपके क्वेश्चन आए, आपको इसी तरीके से उनको करना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी। तो यहाँ पर ये प्रश्न आकृति दी हुई है, इसका यहाँ पर से ये खाली छोड़ा हुआ है, तो इस खाली जगह पर इन चारों में से कौन सी यहाँ पर आकृति जो है आपकी आने वाली है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर खाली आकृति आपको पता है कि भाई ये जैसे ये लाइन आ रही है तो एक तो लाइन ऐसे आने वाली है आपकी इस तरीके से। तो इस तरीके से कौन से लाइन में है वो आपको देखना है पहले तो, और उसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पर क्या चेक करना है, ये जो तिरछी लाइन है आप पहले देख लो कि कौन सा ऐसा बॉक्स है। एक मिनट हम अलग से बना लेते हैं। जैसे इसमें जो बॉक्स आएगा वो ऐसे कुछ होगा, ये यहाँ पर तिरछी लाइन है तो उसमें ऐसे तिरछी लाइन होगी। तो इन चारों में चेक करो कौन कौन से में ऐसे तिरछी लाइन है। चौथे में तो नहीं है तो ये तो क्रॉस हो जाएगा, दूसरे में भी नहीं है ये भी क्रॉस हो जाएगा, पहले और तीसरे में ये तिरछी लाइन है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है कि यहाँ पर नीचे की साइड में ये बॉक्स सा होगा एक यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक बॉक्स जैसा होगा। तो तीसरे में यहाँ पर बॉक्स नहीं है तो ये भी क्रॉस लग जाएगा, पहले में है तो पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इन आकृति वाले क्वेश्चन में आपको क्या है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है, ठीक है, एक एक एलिमेंट को यूज़ करके। तो यहाँ पर जो आपका पहला जो आपका जो ऑप्शन है वो फिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सर्कल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ये सर्कल जैसा कुछ बना हुआ है, इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ये बना हुआ है, इस बॉक्स को कंप्लीट करने के लिए ये भी बना हुआ है, और इसके अलावा जैसे इधर ये लाइन है उसी तरीके से इधर ये लाइन ऐसे होगी, तो ये लाइन भी यहाँ पर आपकी दी हुई है। तो पहला ऑप्शन जो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आपकी नंबर सीरीज दी हुई है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। तो इसमें आपको क्या करना है, सोचना नहीं है, सिर्फ पेन चलाना है 145 100, क्योंकि अगर इन श्रृंखलाओं में अगर आप सोचने लग जाओगे कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है तो आप कभी नहीं कर पाओगे इन क्वेश्चन को। तो आपको करना क्या है, शुरू में आपको बस पेन चलाना है। आप क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। पहले तो आपको पता लगाना है कि ये डिफरेंस सीरीज है या मल्टीप्लाई सीरीज है। तो अगर नंबर यहाँ पर आप देख रहे हो कम हो रहे हैं और बहुत ही धीरे धीरे कम हो रहे हैं, यानी कि डिफरेंस सीरीज है। और अगर एकदम से नंबर बढ़ रहा है, एकदम से कम हो रहा है, तो वहाँ पर या तो वो मल्टीप्लाई सीरीज होगी या फिर डिवाइड सीरीज होगी। अगर धीरे धीरे नंबर कम हो रहे हैं इसका मतलब ये जो है आपकी डिफरेंस सीरीज है। तो इन दोनों के बीच आप डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, 45। यहाँ पर आपको क्या 45 कम हो रहे हैं, 145 से अगर 45 माइनस कम करेंगे तो 100 आएंगे। फिर 100 और 65 के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 35 हो गया। फिर 65 और 40 के बीच का डिफरेंस आपका क्या हो गया, 25 हो गया। तो यहाँ से आप इनको देख सकते हो, पहले 45 घट रहा है, फिर 35 घट रहा है, फिर 25 घट रहा है। अब क्या घटेगा, अब आपका 15 घट जाएगा। फिर तो 40 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 25। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस निकाल के करना है। अगर इसका आप एक डिफरेंस अगर आंसर नहीं आया तो आप डबल डिफरेंस निकाल लो, फिर इस सीरीज़ का डिफरेंस आप निकाल लोगे अगर यहाँ से नहीं पता चल रहा है। 45 और 35 के बीच का 20 डिफरेंस 10 है, 35 और 25 के बीच 10 है, तो फिर यहाँ पर 25 और 15 के बीच में भी 10 होगा। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट, पी क्यू और आर जो है उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। एक्स वाई और पी का पड़ोसी है। तो एक्स वाई और पी का पड़ोसी है मतलब वाई का भी पड़ोसी है, पी का भी पड़ोसी है, तो मतलब एक्स दोनों के बीच में आएगा। तो इस यहाँ पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि वाई एक्स पी, या फिर पी इधर आ जाएगा और एक्स वाई, इस तरीके से हो सकता है, तभी दोनों का पड़ोसी होगा। फिर दूसरी बात यहाँ पर बोली कि क्यू जो है जेड और आर का पड़ोसी है। क्यू जेड और आर का पड़ोसी है तो मतलब क्यू जेड और आर दोनों के बीच में ही होगा। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लग सकते हो, क्यू जो है जेड और आर का पड़ोसी है तो दोनों के बीच में आएगा, या फिर इधर आर आ जाएगा, बीच में क्यू आ जाएगा, फिर जेड आ जाएगा। फिर है कि पी जो है एक्स के दाईं ओर है, पी एक्स के दाईं ओर है, तो इसमें तो पी एक्स के बाईं ओर हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगी कंडीशन, और ये आपकी सही हो जाएगी कि पी एक्स के दाईं ओर, यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। फिर है कि पी
और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, तो इन दोनों को हमें मिलाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 6 लोग हैं। तो यहाँ पर अगर आप लिखोगे कि पी जो है जेड, पी एक्स के दाईं ओर पी और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, तो यहाँ पर आपको पहले वाई एक्स पी इस तरीके से लिख देना है और फिर ये इसके आगे जेड क्यू आर हम लिख देंगे, तो हमारी ये कंडीशन जो है फुलफिल हो जाएगी कि पी और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी भी हैं। तो ये आपकी फाइनल आपकी कंडीशन आ जाएगी। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा आपका वाई एक्स पी जेड क्यू और आर। अब सारी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है कि एक्स वाई और पी का पड़ोसी है, तो एक्स जो है वाई और पी दोनों का पड़ोसी भी है। क्यू जेड और आर का पड़ोसी है, तो क्यू जो है वो जेड और आर का पड़ोसी है। पी एक्स के दाईं ओर है, पी एक्स के दाईं ओर भी है। पी और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी भी है। बिल्कुल हमारा सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो सही हो गए। अब है कि कौन सा जोड़ा बिल्कुल किनारों पर बैठा है, तो इनमें से आपको चेक करना है कि कौन सा जो जोड़ा है बिल्कुल किनारों पर बैठा है। तो आपको पता है वाई और आर जो है बिल्कुल किनारों पर बैठा है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा कि जो वाई और आर हैं वो किनारों पर बैठे हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वेन आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर जो सर्कल है वो पुरुषों का है, ट्राइंगल है उसमें डॉक्टर हैं, और जो आपका स्क्वायर है उसके अंदर राजनेता है। और हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षर एक पुरुष राजनेता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि एक हमें ऐसा एलिमेंट देखना है जो पुरुष भी हो और राजनेता भी हो, यानी कि ऐसा एलिमेंट जो आपका जिसमें स्क्वायर में भी हो और सर्कल में भी हो और आपका स्क्वायर में भी हो। तो ऐसा आपको पता है एफ है, एफ पुरुष में भी है और राजनेता में भी है, तो एफ जो है वो पुरुष राजनेता हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दर्पण को एम की रेखा पर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी आकृति की सही छवि होगी। इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो आपको पता है कि ये एम एक रेखा है, दर्पण बना हुआ है एम, और नीचे एक आपका डायग्राम बना हुआ है कुछ इस तरीके से, आपका कुछ ऐसा ऐसा आपका डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर एक सर्कल है जिसमें ऐसे लाइन है और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है कुछ आपका जो है ऐसे से, ठीक है। तो आपको पता है कि हाँ, दर्पण की जो चीज़ नज़दीक होती है वो दर्पण में जो छवि बनती है उसमें भी वो नज़दीक होगी। जैसे यहाँ पर ये सर्कल जो है दर्पण के नज़दीक है, तो इसकी जो आकृति बनेगी दर्पण के अंदर जो छवि बनेगी उसमें भी ये नज़दीक ही आएगा और इस साइड में ही आएगा और इस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके की आकृति कहाँ पर आपको दिख रही है, इसमें तो ऊपर की तरफ है तो ये तो गलत हो जाएगा, इसमें नीचे है लेकिन इस साइड में है तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें बिल्कुल सही है, और इसमें नीचे है लेकिन इसके अंदर जो आपका सर्कल के अंदर जो लाइन है वो इस तरीके से है, लेकिन एक्चुअल में आपकी यहाँ पर डायग्राम में देखोगे सर्कल के अंदर जो लाइन है वो इस तरीके से, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो आपका एक सीरीज दिया हुआ है ए एफ के ई जे ओ फिर पी यू जेड, जो है किस तरीके से, जैसे ए एफ के जो है ई जे ओ से संबंधित है, वही संबंध आपका पी यू जेड का इन चारों ऑप्शन में से देखना है किसके साथ है। तो इसका जो सबसे आसान तरीका है करने का कि इनको आप नंबरिंग कर लो, जैसे कि ए एफ के है, इसका जो संबंध है ई जे ओ से है, वही संबंध हमें निकालना है पी यू जेड का, पी यू जेड का। इसके आगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो सबसे पहले आप इनकी नंबरिंग कर लो। ए 1 नंबर पर है, एफ 6 नंबर पर है, के जो है आपका 11 नंबर पर है, ई 5 नंबर पर है, जे जो है 10 नंबर पर है, ओ 15 नंबर पर है, पी आपका 16 नंबर पर है, यू 21 पर है, जेड जो है 26 पर है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि इनके बीच 5-5 का डिफरेंस है, 1 और 6 के बीच 5 का डिफरेंस है, और 11 के बीच 5 का डिफरेंस, 5 और 10 के बीच भी 5 का डिफरेंस है, और 10 और 15 के बीच की 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस। तो ये चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसके तीनों एलिमेंट के बीच 5-5 का डिफरेंस है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो यू और ओ एम, तो यू आपको पता है कितने नंबर पर आता है, 21 पर आता है, और ओ 15 पर आता है। तो 21 और 15 के बीच में 5 का डिफरेंस है ही नहीं, 6 का है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। फिर है यू एस सी, यू आपको पता है 21 पर आ रहा है और एस कितने पर आ रहा है,
19 पर आ रहा है, तो 19 और 21 के बीच में 5 का डिफरेंस नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर आपका टी वाई डी, टी आपका 20 पर आता है, वाई 25 पर आता है, डी 4 पर आता है, तो इन तीनों के बीच 5-5 का डिफरेंस है। देखते हैं हम यहाँ पर आपका टी वाई डी आएगा, कैसे है 5-5 का डिफरेंस। टी आपका कितने पर है, 20 पर, वाई 25 पर 5 का डिफरेंस है, फिर डी 4 पर, तो इन दोनों के बीच भी 5 का डिफरेंस है। कैसे है, क्योंकि 25 के बाद आएगा 26, 26 के बाद 1 2 3 4, तो इस तरीके से 5 का डिफरेंस ही है आपका, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 26 तक आपकी ABCD होती है, उसके बाद फिर 1 से शुरू हो जाता है, तो 26 तक फिर 1 2 3 4 ऐसे इनके बीच में 5 का डिफरेंस है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका TYD। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो जो संबंध 35 और 15 का है वह संबंध 72 का किसके साथ होगा। तो यहाँ पर आपको देखो 35 का जो संबंध 15 के साथ है वही संबंध जो है 72 का किसके साथ होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 35 में आपके दो अक्षर हैं 3 और 5, तो 3 और 5 को अगर गुणा करोगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी 7 और 2 को गुणा कर देंगे, तो 7 और 2 को गुणा करने पर क्या आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन तीसरा आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें जो स्टार चिन्हों का स्थान लें और दिए गए समीकरण को संतुलित करें। तो ये क्वेश्चन आप जल्दी से करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पर क्या करना है कि स्टार, यहाँ पर एक समीकरण दिख रहा है और इसमें इन अक्षरों के बीच में, इन संख्याओं के बीच में स्टार चिन्ह लगा हुआ है। तो अगर इन स्टार चिन्हों के जगह पर इनमें से अगर कोई सा भी हम एक ऑप्शन रख दें तो जो हमारा समीकरण जो है संतुलित हो जाएगा। तो कौन सा रखने पर समीकरण जो है संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या है, चारों ही ट्राई करने होंगे। क्या करना होगा, चारों ही ट्राई करना होगा। तो जैसे पहला ऑप्शन हम रख के देखें 78, फिर -3, फिर भाग 4, फिर गुणा 36 बराबर 140। तो पहले आपको पता है भाग करना होगा, 3/4 आ जाएगा, फिर उसको गुणा करोगे 36 से, तो 3 में 4 का भाग दोगे, फिर उसको 36 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 9, 9 3 27। तो आपका 78 में से 27 जाएगा तो 140 तो नहीं आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता है। फिर आप चेक करोगे दूसरा 78 में भाग देना है आपको किसका, 3 का, इसको गुणा करना है फिर 4 से, फिर इसमें जोड़ना है आपको 36, बराबर आना चाहिए आपका 140। तो 78 में आपका 3 का भाग दो कितने आएंगे, 26 आएंगे। फिर आप 26 को गुणा करोगे 4 से और उसके अंदर 36 जोड़ोगे आप, तो 26 को 4 से गुणा करोगे तो आएगा आपका 104, और 104 में अगर आप 36 जोड़ोगे तो आपके सामने 140 आ जाएगा। तो बिल्कुल ये इस समीकरण को संतुलित कर रहा है, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सेंसिबल को 10 के रूप में लिखते हैं तो सेमुलस को 9 के रूप में लिखते हैं, तो नोडल को किस रूप में लिखेंगे। आपका क्या है कि सेंसिबल को 10 के रूप में लिखते हैं, आपका ये जो सेम्युलस है इसको 9 के रूप में लिखते हैं, तो जो आपका नडल है इसको किस रूप में लिखेंगे। तो सेंसिबल में आप इसके जो अक्षर है वो काउंट करो कितने हैं, 8 हैं, 8 + 2 10 हो गया। इसी तरीके से इसमें जो अक्षर है वो कितने हैं, 7 है, 7 + 2 9। इसी तरीके से इसमें जो अक्षर है 5 है, 5 + 2 7। तो आपका 7 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद में इसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद जो है दूसरे पद से संबंधित है। तो हाथ उंगली से संबंधित है, हाथ की उंगलियां होती हैं, वैसे पैर में क्या होती है, पैर की उंगलियां होती है। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन और आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में SSC GD के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युगल का चयन करें। भारत रुपया से किस प्रकार संबंधित है। भारत की जो मुद्रा है वो क्या है, रुपया है। भारत की जो करेंसी है वो क्या है, रुपया है। तो वैसे स्विट्जरलैंड की यूरो है, या फिर रूस की रूबल है, या चीन की येन है,
या फिर दक्षिण अफ्रीका की पाउंड है। तो आपको पता है कि जिस प्रकार भारत के जो मुद्रा रुपये है उसी प्रकार से रूस की जो है क्या है, रूबल है। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करने के लिए आपका जो थोड़ा सा जीके जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में कुछ भी पूछ सकता है वो। तो वहाँ पर आपका थोड़ा सा जीके भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पर या तो क्या दे देगा, देश दे देगा उसकी करेंसी पूछ लेगा, या फिर देश दे देगा उसकी आपकी कैपिटल पूछ लेगा। ज़्यादातर ये दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति अंतर्निहित है। यानी कि यहाँ पर जो ये आकृति दी हुई है, इन चारों ऑप्शन में से किस चित्र में जो है ये आकृति अंतर्निहित है, यानी इन चारों ऑप्शन में से किस में ये आकृति दी हुई है, ये आपको चेक करना है। तो आपको पता है कि ये कुछ इस तरीके से आकृति है। तो पहले ऑप्शन में तो ऐसा बिल्कुल है भी नहीं, देख सकते हो आप। इस तरीके की आपको आकृति ढूंढनी है। पहले में तो नहीं है, दूसरे में भी ये नहीं दिख रही है, तीसरे में भी नहीं दिख रही। फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, यानी कि फोर्थ ऑप्शन में आपकी आकृति अंतर्निहित है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, तो असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो इसमें भी आपको क्या है, नंबरिंग कर लेनी है, उसके बाद आपका जो आंसर वो आपके सामने आ जाएगा। तो INS में आपको पता है कि I का नंबर होता है 9। सॉरी, पहले हम पहले ऑप्शन से देख लेते हैं। DLT है आपका, एक मिनट, DLT है। तो D का आपको पता है नंबर है 4, I का सॉरी L का 12 है और T का 20 है। 4 12 20 है। इसी तरीके से INS का आपका जो नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 14, और S का हो जाएगा 19। ठीक है। इसी तरीके से आपका HMR, तो H का जो नंबर हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, M का 13 हो जाएगा, R का 18 हो जाएगा, और आपका JOT का नंबर क्या हो जाएगा, J का आपका कितना हो जाएगा 10, O का 15, और T का जो हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो इसमें आप क्या चीज़ देख रहे हो, एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर डिफरेंस आपका कितने का, डिफरेंस इनका देखोगे 4 और 12 के बीच में 8 का है, फिर यहाँ पर 8 का है। यहाँ पर देखोगे कि 9 14 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 14 और 19 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 8 और 13 के बीच में, और 13 और 18 के बीच में 5 का डिफरेंस है। यहाँ पर भी 5 5 का डिफरेंस है, यानी कि इन तीनों में 5 5 का डिफरेंस है, लेकिन DLT में जो है 8 8 का डिफरेंस है। तो DLT इन सभी से डिफरेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा जो है आपका कथन और निष्कर्ष वाला है। तो इसमें जो कथन है वो क्या दिए हैं, एक बार आप पढ़िए। कथन है कि सभी बच्चे जो हैं वयस्क हैं। बच्चों को हम 20 से लिख देते हैं, सभी जो बच्चे हैं वो वयस्क हैं। फिर है कि कुछ वयस्क बुजुर्ग हैं, कुछ जो वयस्क हैं वो ओल्ड हैं, यानी कि बुजुर्ग हैं, ओ से हम इसको लिख देते हैं। फिर हमारा निष्कर्ष है कि सभी बुजुर्ग बच्चे हैं, यानी कि सभी ओल्ड बच्चे हैं। ऐसा आपको दिख रहा है कि बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कुछ बच्चे बुजुर्ग हैं, कुछ बच्चे बुजुर्ग हैं, ऐसा भी नहीं है। सभी बुजुर्ग बच्चे भी नहीं है और कुछ बच्चे बुजुर्ग भी नहीं है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपका नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड, यानी कि न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है बल्कि एक अलग है, तो असंगत शब्द का चयन करें। एक आपका हेमिस है, एक कथकली है, कुचिपुड़ी और एक सत्रिय है। तो आपको पता है कि ये तीनों तो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन हेमिस जो है वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो हेमिस आपका इन सभी में से डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत का चयन करें। तो आपका 385 है, 473 है, 287 है, 693 है। तो कैसे चेक करोगे, ओड इवन तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि ये चारों ही आपके ओड हैं। तो एक बार इनका डिजिट सम हम करके देखते हैं। तो 3 8 और 15 को जोड़ोगे कितना आएगा, 8 और 3 11 और 5 16 हो रहा है। 473 को अगर इसका डिजिट सम करोगे तो 4 और 7 11 और 3 14 हो रहा है। 287 को अगर आप जोड़ोगे तो 2 8 10 7 17 हो जाएगा। और इसी तरीके से 693 को जोड़ोगे तो 6 और 9 15 और 3 18। क्या आ रहा है कि इन पहले दूसरे और चौथे का डिजिट सम जो है वो आ रहा है इवन, लेकिन तीसरे का आ रहा है ओड, यानी कि 17। विषम और सम इन दोनों का सम आ रहा है और इसका विषम आ रहा है। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। 287 जो है
सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 287 के अंकों का जो योग है वो विषम आ रहा है, बाकी के तीनों ऑप्शन का जो अंकों का योग है वो सम आ रहा है, तो इसलिए इन सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। तो यहाँ पर आपको पहले देखना है कि सीरीज जो है मल्टीप्लाई की या डिफरेंस की है। तो यहाँ पर संख्या जो है एकदम से बढ़ रही है, इसका मतलब जो आपकी जो ये सीरीज है वो मल्टीप्लाई की है। 2 8, एक बार हम सीरीज को लिख लेते हैं, 32 128 और फिर आपकी है 512। यहाँ पर क्या है, 2 को 8 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 4, 4 गुना हो रहा है, 8 चौक 32, यहाँ पर भी 4 गुना हो रहा है, 32 चौक 128, यानी कि यहाँ पर भी 4 गुना हो रहा है, इसका भी ये 4 गुना ही है। तो अब आपको 512 का 4 गुना निकालना है, और 512 का 4 गुना क्या होता है, 2048 होता है। तो 2048 आपका कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड में है, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई की सीरीज थी और इसको प्रत्येक जो आपका एलिमेंट है वो 4 से गुणा होता चल रहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कागज का एक टुकड़ा प्रश्न आकृतियों में दिखाया गया है, इस तरह मोड़ा और काटा जाता है, दिए गए चित्रों से बताइए कि जब खोला जाएगा तब वह कैसा दिखाई देगा। तो आपका जो लास्ट में जो है कुछ इस तरीके से आपका एलिमेंट है सॉरी, ये इस तरीके से कुछ है, एक इसमें यहाँ पर कुछ कट लगा हुआ है, आप देख सकते हो, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और ये इस तरीके से मोड़ा गया है। तो इसको जब खोलेंगे तो पहले इस साइड में खुलेगा, तो ये वाला कट यहाँ पर भी आएगा और ये वाला यहाँ पर भी आपका आएगा, ये इधर वाला इधर भी आएगा। उसके बाद आप इसको पूरा उस तरीके से खोलोगे तो ऊपर की तरफ खुलेगा ये, तो ऊपर की तरफ खोलोगे तो ये कट यहाँ पर भी लगेंगे और ये इसके साथ वाले यहाँ पर लगेंगे और फिर कुछ ऊपर की ओर आपके लगेंगे। तो इस तरीके की आकृति आपको कौन सी दिख रही है, इसमें तो चारों एक ही लाइन में है, चारों एक लाइन में तो नहीं होंगे, इसमें ऊपर वाले अलग है नीचे वाले अलग है, ऐसा तो नहीं होगा। ये आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस के लिए आप कागज़ को फोल्ड करके काट के देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे, आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।